हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 समकालीन वाली बुक का अध्याय 1 संसाधन और विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने कल तक आप लोगों को भूमि के बारे में बताया था, या इसके पहले वाले वीडियो में हमने भूमि के बारे में बताया था। अभी तक हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं। ये इस अध्याय का 7वां पार्ट है। अगर आपने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो 6 पार्ट का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है और बेल आई बटन पे भी लिंक दी है, लास्ट में वीडियो के लास्ट में भी लिंक दी है। कहीं से भी आप उन सारे वीडियो को देख सकते हो। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो हमारा टॉपिक है भूनिम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय। टॉपिक लंबा था इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। भूनिम्नीकरण है क्या? हम भूमि को एक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो है पृथ्वी है वो हमारा एक संसाधन है, भूमि एक संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं और हम भी लगातार करे जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। इसी से हम भोजन, मकान, कपड़े, अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% काम हम इस भूमि से ही करते हैं। मानव क्रिया कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल पहुंच रहा है। मतलब भूनिम्नीकरण का मतलब ये है कि हम जो दिन भर पृथ्वी पे काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पृथ्वी को कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। वो क्या कहलाता है? भूनिम्नीकरण कहलाता है। मैंने बताया आप लोगों को कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम भी कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया था और हमारे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। लगभग दिन भर के 95% काम हम भूमि पे करते हैं, या सारे जो हमारे क्रियाकलाप उपाय पे होते हैं, कपड़े की, मकान की, भोजन की जो भी व्यवस्था होती है उपाय पे होती है, भूमि के माध्यम से होती है। और मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। कैसी प्राकृतिक ताकतें? देखिए, पेड़ पौधों की कमी होगी तो मृदा का संरक्षण नहीं होगा, मृदा का संरक्षण नहीं होगा तो बाढ़ भी आएगी। ऐसे ही अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ओजोन परत को खतरा हो रहा है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए जीवन में खतरनाक साबित हो रही है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितनी है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है और 26% भूमि जल अपर्दित है। शेष क्षेत्र पर लवणीय और क्षारीय विलयन है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण और खनन और भूमि के निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोगों ने देखा होगा जहां पे चारागाह होते हैं वहां पे कभी फसल नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा जहां से हम पत्थर वगैरह या गड्ढे कर करके छोड़ देते हैं, बहुत जगह से मुरम वगैरह खोद लेते हैं, वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी खेती नहीं हो सकती, वो भी काय में आ गई? जमीन निम्नीकरण में आ गई। तो ये हमारा निम्नीकरण वाला टॉपिक था और डिटेल में इसको आधे बताते हैं। खनन के कारण खदानों वाले स्थान को गहरी खाइयां हो जाती है और मलबे के कारण वह खुला छोड़ देते हैं। और ऐसे ही उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो पशुओं के अतिचारण के कारण भू निम्नीकरण का कारण बना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई, जो बार बार बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण वहां की मृदा जो है वो खराब हो गई, वो निम्नीकरण के कारण बने। तो इन सभी प्रक्रिया से भूमि को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो पशुचारण पर नियंत्रण, पशुओं को चढ़ने पर नियंत्रण लगाना चाहिए। मैं संरक्षण के उपाय बता रहा हूं। पशुचारण पर नियंत्रण लगाना चाहिए। दूसरा, जो रेतीले, टीले और कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बना दें की प्रक्रिया करना चाहिए। इसके अलावा भूमि के कटाव को रोकना चाहिए। बड़े बड़े गड्ढे नहीं करना चाहिए या खनन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये उसके क्या हो जाएंगे? भूमि के संरक्षण के या भू निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
हमारा अब आएगा मृदा का। मैं आपको पूरा उसकी डिटेल बोर्ड पे ही दूंगा। ये टॉपिक ऐसा था जिसमें मन से थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिख के नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मृदा के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा संसाधन। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी भी हमें देखो, भूमि का मैटर अलग है और मिट्टी का मैटर अलग है। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या करती है, ये पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, मतलब मृदा नहीं होती तो हम इस पे पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं था। तो मृदा क्या होती है, मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण भी करती है और मृदा एक जीवंत तंत्र है। आपको बता दूं मैं, मृदा की एक परत बनने में, मतलब बहुत हल्की सेंटीमीटर में परत बनने में लाखों वर्ष बन जाते हैं। लाखों वर्ष में मृदा का 1 सेंटीमीटर की परत बनती है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मृदा के प्रकार। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा का वर्गीकरण। मतलब भारत में अनेक प्रकार की जलवायु होती है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अनेक प्रकार के एरिया ऐसे हैं, भू आकृति कहीं पहाड़ है, कहीं क्या है, ऊंचा वच अलग अलग बने हुए हैं। उसके कारण भारत में मृदा भी अनेक प्रकार की पाई जाती है। मतलब ये जो पूरा आप इंडिया का मैप देखना, आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक दे रखी है, उसमें इंडिया का मैप दे रखा है। उसमें अलग अलग भाग में बताया है कि अलग अलग प्रदेश में और अलग अलग क्षेत्र में मिट्टी कौन सी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, वन मृदा या वन मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, ये इतनी प्रकार की 6 प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है अपने देश के अंदर, भारत में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है। इसके कारण मृदा के भी अनेक प्रकार है। कौन कौन सी? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, वन मृदा और मरुस्थलीय मिट्टी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं। वैसे आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो बहुत आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये मृदा का विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश के महत्वपूर्ण मृदा है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी जो है ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। यह हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी, कौन कौन सी? आप जानते होंगे हिमालय पे 3 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निपेक्षों से बनी होती है। उनके द्वारा जो जब बाढ़ आती है और उससे जो निपेक्षों से जो निकलती है वो मिट्टी कौन सी होती है? जो मैदानों में फैलती है बाद में, वो कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। कहां से? हिमालय से जो 3 नदियां निकलती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखना, हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम हो जाएंगे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। हिमालय से निकलने वाली नदियों से के जो विक्षेपों से या निक्षेपों से जो बनी होती है वो मिट्टी क्या कहलाती है आपकी? ये जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसके बाद में बात करता हूं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी होती है, ये कहां पाई जाती है? यह रेगर मृदा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेगर मृदा कहलाती है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगर मिट्टी भी कहते हैं। बचपन में हमने भी छोटी क्लास में पढ़ा था काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो कि रेगर मिट्टी कहा जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। जो काली मिट्टी होती है ना, वहां पे कपास बहुत अच्छा पैदा होता है। काली मिट्टी की जो जलवायु है वो शेल ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जो माना जाता है कि जलवायु और जनक शेलों ने काली मृदा को बनने में बहुत फायदा दिया है। ये पाई जाती है दक्कन के पठार,
कहाँ पे? दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है। दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। गंगा के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं हम लाल और इसकी, ये पाई जाती है दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में। काय में? जिसको आग्नेय शेल से कम वर्षा के कारण जो निकलती है वो क्या कहलाती है? लाल और पीली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी ग्रीक भाषा लेटर से बनी है। किससे बनी है? ग्रीक भाषा लेटर से इस शब्द का उत्पन्न हुआ है। लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्णम कटिबंधीय जलवायु के कारण आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण ये मिट्टी पाई जाती है। और ये कहाँ पे मिलती है? ये अधिकतर दक्षिण राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनमें सब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी। बात करते हैं वन मृदा की। वन मृदा है वे मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? वन मृदा कहलाती है। और मरुस्थल में जो लाल रंग की या भूरे रंग की जो मृदा होती है वो क्या कहलाती है? मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। तो ये आपका मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का, वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं। मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन। मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव को, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। किसको? मिट्टी का जो कटाव होता है, पानी आता है और मिट्टी कटती है कि नहीं कटती है? अगर पेड़ पौधे लगे होते तो मिट्टी नहीं कटती, पर अगर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए और मृदा का जो कटाव होता है वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो मिट्टी के जो कटाव होता है उसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी के कटाव और उसके बहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। मिट्टी के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है। इसके बाद मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण कैसे हो सकती है? मैंने अभी हाल बताया, अगर पेड़ पौधे लगे हुए होते, मृदा संरक्षण, अगर पेड़ पौधे ज्यादा लगे हुए होंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, और मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो मृदा संरक्षित हो जाएगी। तो मृदा संरक्षण किसको कहते हैं हम? कि मिट्टी के कटाव को रोकना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। मिट्टी के कटाव को रोकना मृदा संरक्षण, और मिट्टी का कटाव होना मृदा अपरदन कहलाता है। 7 पार्ट में हमने इस वीडियो को इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की है। अगर आपको ये 7 पार्ट अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 लेने वाला हूं। अभी मैंने आपको संतकालीन भारत वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 दिया था। अब हम भूगोल से हटके दूसरे विषय में भी आएंगे। 4 विषय हैं इसके, आपके चारों की एक एक चैप्टर में शुरुआत में करवाने वाला हूं, तो मेरे चैनल से बने रहिए। और हाँ, आज से मैंने विज्ञान के वीडियो डालना भी शुरू कर दिए, तो आप विज्ञान के वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसमें लास्ट में दे रखी होगी, आप वहां से उसको क्लिक करके विज्ञान के भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।